हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला की विस्तृत व्याख्या समझाऊंगा। बेटा, पढ़ाने के पहले मुझे बताना है कि जैसे यूपी टेट है, यूपी पुलिस है, एसआई है, लेखपाल है, एस्टेट है, रीट है, इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है तो वर्णमाला अनिवार्य रूप से आती है। वर्णमाला उसका सबसे पहला टॉपिक है, तो वर्णमाला को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो इसके बाद आपको बिल्कुल भी कोई किताब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% आप बस वीडियो देखिए, एक बार दोहरा लीजिए, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप उसे करने में सक्षम न हो। बस ध्यान से देखिए, मैं कोई भी बिंदु, सरल से सरल और कठिन से कठिन कोई भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा, और आपको व्यवस्थित तरीके से मैं बताऊंगा, लेकिन वीडियो ध्यान से देखना है। मेरा चैप्टर है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। सभी लोग जानते हैं, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग आहा ये स्वर हैं, और क ख ग घ ये व्यंजन हैं। ये सबको ठीक से मालूम है, लेकिन इनकी विस्तृत व्याख्या है। क्या व्याख्या है, जरा मैं आपको समझाता हूं कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हिंदी में स्वर कितने हैं, पूरा ध्यान से देखना, हिंदी में स्वर कितने हैं, तो आपको बोलना है हिंदी में स्वर 11 है, 11। अब कोई आपसे कहेगा कि उसमें लिखे तो 13 रहते हैं, आप 11 बता रहे हैं। आपको समझना है कि ये जो अंग और आहा है, अंग और आहा ये इसमें नहीं आते हैं। इनको हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी भाषा में अयोगवाह बोलते हैं। और इसी अयोगवाह की जब हम व्याख्या करते हैं, जब इनको अलग अलग करते हैं, तो अंग वाले को हम बोलते हैं अनुस्वार और आहा वाले को बोलते हैं विसर्ग। क्लियर बेटा? आपको समझना, स्वर कितने होते हैं? 11। और आपको अंग और आहा को उसमें नहीं जोड़ना है। अगर इनको जोड़ोगे तो 13 होंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको 11 ही लिखना है। ये मैंने बोला, अंग अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। जब दोनों को जोड़ देंगे तो फिर मैं एक बार आपको बता रहा हूं, इसको अयोगवाह बोलते हैं। क्लियर बेटे? अब आते हैं व्यंजन में। व्यंजन में आने के पहले हम आपको बता दें कि स्वर की परिभाषा, वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, वह वर्ण जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं। जैसे हम समझ रहे हैं कि बिना किसी की सहायता के जो बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और जो किसी की सहायता के साथ बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे आपको लगता होगा कि हम का बोल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है, क प्लस अ तब बराबर ये का बनता है। नीचे ये हलंत लगा हुआ है, इसमें आ अगर न मिला हो तो इसका उच्चारण करना मुश्किल होता है, मुंह से वर्ड निकलता ही नहीं है। समझ में आ रहा होगा बेटे? क्लियर हो गया? अब हम समझते हैं व्यंजन की विस्तृत व्याख्या। व्यंजन किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण के लिए किसी की सहायता लेनी पड़े, अर्थात स्वर की सहायता लेनी पड़े, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की विस्तृत व्याख्या बेटे समझिए, क ख ग घ अंग, इस तरह आपको पूरा मालूम है पढ़ना। तो ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये यहां से लेके जो 5 वर्ण हैं, इनको बेटे प वर्ग तक ये 25 हैं कुल। कितने हैं बेटे? 25। समझिए, क से लेके प वर्ग तक 25 हैं। आगे होगा बेटा समझ में? इसके बाद ये जो है अंतस्थ, यार अलावा ये अंतस्थ हैं, ये 4 हैं बेटे। ऊष्म,
ये भी 4 हैं, स ह। इसके बाद 4 हैं, छ, त्र, और स, ये संयुक्त वर्ण हैं। क्लियर बेटा? अब आप देखेंगे कि इनकी आपस में व्याख्या क्या है। देखेंगे कि संयुक्त स्वर, ये मैंने आपको बताया। अब थोड़ा सा और इसी में डिटेल में जाते हैं बेटा। देखेंगे इसमें 2 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन बेटे? ए और ऐ, ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। ए ऐ ओ औ। चलिए बेटा, ए ऐ ओ औ, इनको हम संयुक्त स्वर में लेते हैं। किसमें लेते हैं बेटे? संयुक्त स्वर में। ए ओ, इनको हम संयुक्त स्वर में लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में क्या लेते हैं हम? छत्रज्ञ स्र, ये आपको पहले से मालूम ही है, छत्रज्ञ और स्र। क्लियर हो बेटा? अगर कोई पूछे कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो आपको बोलना ए ऐ ओ औ। ए ऐ ओ औ ये संयुक्त स्वर हैं। अंग अनुस्वार है, अह विसर्ग है। संयुक्त व्यंजन आपको मालूम है, छत्रज्ञ और स्र। अब एक वर्ड और इसमें आ जाएगा, आगत स्वर कौन से हैं? यह है, पुरानी बुक्स में नहीं मिलता, आजकल क्वेश्चन बहुत आता है। आगत स्वर किसे कहते हैं बेटे? आगत स्वर उसे कहते हैं जो अंग्रेजी के वर्ड हिंदी में लिखे जाते हैं। जैसे आपको लिखना डॉक्टर, अगर आपको लिखना डॉक्टर, डॉक्टर लिखना है तो ऊपर हम जो लगाएंगे चिन्ह, ये होगा आगत स्वर। आपको लिखना मॉल, आपको इंग्लिश वर्ड है माल, माल लिखना तो ऊपर हम ये लगाएंगे, हो गया माल। आपको लिखना आस्कर, अगर आपको आस्कर लिखना है तो हम आगत स्वर की श्रेणी में इसको रखेंगे। दूसरा, ये बिल्कुल क्लियर हुआ बेटा? आप कहेंगे ये आगत स्वर हो गए। आगत व्यंजन कौन से हैं बेटा? समझते जाइए। आगत व्यंजन हैं बेटे, आपने देखा होगा कहीं पर ज लिखा रहता है और कहीं पर ये ज नीचे बिंदी लगी होती है, ज। कहीं पर फ लिखा होता है और कहीं पर ये नीचे बिंदी लगी होती है, फ। तो ये हिंदी में बेटा क ख ग और ज तथा फ, ये अरबी और फारसी से लिए गए वर्ण हैं। क ख ग ज फ, ये अरबी और फारसी से लिए गए वर्ण हैं, इसीलिए इनको हम आगत व्यंजन कहते हैं। लेकिन हिंदी भाषा ने केवल 2 को स्वीकार किया है, ज और फ को। अब इनके में इतना अंतर होता है कि अगर बिंदी न लगाओ तो फिर अर्थ ही बदल जाता है। जैसे देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर हम एक जगह लिखें राज, कहीं लिखें राज, बेटा अगर राज लिखें तो इसका मतलब होता है, राज का मतलब शासन। क्या बेटे? राज का मतलब शासन। और अगर इसी को हम ये लिख दें राज, ऐसे बोलेंगे फारसी की तरह ज, तो इसका मतलब हो जाएगा रहस्य। ये तो कोई राज है, तब उसका उच्चारण मतलब कोई राज है। राज अगर सीधा बोलते हैं तो शासन, और राज रहस्य। दूसरा वर्ण है बेटे, अगर हम बोले जंग, जंग सब लोग जानते हैं कि जंग माने लड़ाई होती है। क्या बेटे? जंग माने लड़ाई होता है। लेकिन अगर हम इसको जंग और नीचे भी बिंदी लगा दें तो लोहे में लगने वाला एक विशेष प्रकार का तत्व, क्या जंग लग गई है। क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही होगी? नो प्रॉब्लम। अब बेटे जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे 2 द्विगुण भी होते हैं बेटा, द्विगुण। द्विगुण कौन से? ल और ढ। अब देखिए कैसे। अगर हमें सड़क लिखना है, क्या लिखना बेटे? सड़क, तो हमें इस द्विगुण का प्रयोग करना पड़ेगा, सड़क। अगर हमें गढ़ लिखना है तो हमें इस द्विगुण का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका दूसरा नाम उच्छिप्त वर्ण भी है, याद रखेंगे बेटा, इसका दूसरा नाम उच्छिप्त वर्ण है। बिल्कुल क्लियर बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? दूसरा नाम उच्छिप्त वर्ण है। तो ये बेटा क्लियर हुआ। आइए हम देखते हैं कि अगर कोई कई तरह के क्वेश्चन कई बुक्स में अंतर रहता है, जरा ध्यान से सुनिए। वर्डिंग और उनके जो वर्ड है कितने होते हैं कहां पर। अगर क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में
कितने वर्ण होते हैं? बात समझिए, अगर क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बोलना है 52, 52 होते हैं। कैसे, जरा समझ लीजिए। अगर हम देखेंगे, स्वर इसमें 11 हैं, स्पर्श व्यंजन 25 हैं, अंतस्थ 4 हैं, अंतस्थ मीन्स 11 अलावा, ऊष्म 4 हैं, सहसः संयुक्त 4 हैं, क्षत्रज्ञ श्रव, अनुस्वार 1 है, विसर्ग 1 है। अभी मैंने बोला द्विगुण, इसका दूसरा नाम उच्छिप्त, ये 2 हैं, तो जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ 52 आएगा। 11, 25, 36, 36, 440, 44, 48, 49, 50 एंड 52। क्लियर बेटा? तो ये हो जाएगा कि अगर हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बोलना है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब अगर उसमें आता है कि स्वर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 11। अगर पूछे व्यंजन कितने होते हैं, तो व्यंजन आपको बोलना है बेटे 33। कितने होते हैं बेटे? 33 व्यंजन 33 होते हैं। आप देख लीजिएगा, का से लेकर हा तक जब गिनोगे तो ये पूरे 33 आएंगे। 25, 4 29 और 4 33, पा वर्ग तक 25, अंतस्थ के 4 और ऊष्म के 4, ये हो गए 33। क्लियर? अब अगर कोई पूछे इसमें कि मूल वर्ण कितने होते हैं, कि हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण कितने होते हैं, ये क्षत्रज्ञ स्रा को उसमें से हटा देंगे, ठीक बेटे? तो मूल वर्ग 33 व्यंजन के और 11 स्वर के मिलाकर 44 होते हैं। देखो 4 क्वेश्चन हो गए, एक बार फिर सुन लीजिए। इसमें बेटा बहुत अंतर होता है, जरा सा नहीं समझ पाए तो अंतर निकल जाता है। समझिए, स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अगर कोई पूछे कि संपूर्ण हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो आपको बोलना उसमें 52, 52 होते हैं। मैंने ये लिख दिया है, आप इनको नोट भी कर सकते हैं। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। अगर बोले कि मूल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में, तो फिर मूल वर्ण यहां तक रह जाएंगे, ह तक 33, 25, 4 29, 4 33 और 11 वो 44। इतने तरह के क्वेश्चन इसमें बेटे बनते हैं। अब बेटे हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगर आप ठीक से सुन लेंगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप उसे सॉल्व न कर पाए। आपको बुक देखनी भी नहीं है। 100% एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन बनाएगा, इससे बाहर नहीं होगा। अब अगला एक आता है वर्णों का उच्चारण स्थान। समझिए बेटा, मैं रब कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड में ये लिखे भी रहने देना है और आप इनमें जो चाहना नोट कर लेना। इसमें बेटा अब आता है कि वर्णों का उच्चारण स्थान, किस वर्ण का कहां से उच्चारण होता है, किस वर्ण का कहां से उच्चारण होता है। तो बेटा मैं बताता हूं, बिल्कुल आपको जादू से बताएंगे। आज के बाद कभी भी ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी कि आपको ये ना आ जाए। वर्णों का उच्चारण स्थान, समझिए बेटे, वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से किसका उच्चारण होता है। बेटे ऐसे लोग कहते हैं, मैंने देखा कई लोगों को पढ़ाते हुए, और कई लोग बोलते भी हैं कि सबसे पहले हमारी आवाज कहां से निकलती है। तो लोग बोलते हैं सबसे पहले हमारी आवाज गले से निकलती है। फिर लोग पूछेंगे उसके बाद आवाज कहां से निकलती, फिर कहेंगे उसके बाद आवाज कहां से निकलती है। तो बेटा ये केवल भ्रांति है, कोई नहीं समझ पाता कि मेरी आवाज कहां से निकलती है। और जब आप फार्मूले से समझेंगे तो अपने आप को आपको लगेगा कि हाँ मेरी आवाज यहीं से निकल रही है। ये मैं जो कह रहा हूं बेटा बहुत ध्यान से सुनना। संस्कृत से जन्म है हिंदी का, तो मैं बहुत कम संस्कृत टच करूंगा और आपको सिखाता हूं। देखिए इसका सूत्र है, क वर्ग का सूत्र है संस्कृत में, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। बेटा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसको बहुत सरल करते हैं। पूरा भूल जाइए, आप केवल इतना याद रखिए, अकुहवी, अकुहवी बेटे, अकुहवी, अकुहवी, और उसी के आगे आप लिख दीजिए कंठ। अब देखिए आपको बिल्कुल जादू से बताता हूं, केवल इसी मेरे साथ रहिए। अकुहवी कंठ बेटे, इसमें हम क्या करेंगे, अ माने आ का परिवार, आ,
और का माने का का पूरा परिवार, का खा ग घ अंगा, और हा माने हा और विसर्ग। देखिए बेटे, अकुहावे अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क्लियर बेटे? आपको याद क्या रखना, अकुहवी अ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। क्लियर बेटे? दूसरा आपको फार्मूला बता रहा हूं बेटे, इचुयस, इचुयसा नाम तालु, लेकिन आपको कोई नहीं पूरा याद नहीं करना, आपको इचुयस तालु बिल्कुल पहले से समझ में आ जाएगा, जोड़ना है आपको। ई का मतलब ई और चा का मतलब चा का पूरा परिवार, चा छ ज झ इया य और स, इचियस। ई का मतलब ई, चा का मतलब चा का पूरा परिवार, चा छ ज झ इया, और आगे यस का मतलब या और सा। इनका उच्चारण तालु से होता है। बेटा मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, इचियस। इसके बाद में हम बेटा देखते हैं तीसरा फार्मूला, रिटुरस मूर्धा, री टू रस मूर्धा। रिटुरस मूर्धा, री का मतलब होता है री और टा का पूरा परिवार, ट ठ ड ढ अड़ा र और षटकोण वाली सा। इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। फिर समझिए, कंठ, क ख ग घ अंग ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से। इचिसा नाम तालु, ई चा छा जा झा इया या और सा का उच्चारण तालु से होता है, ऊपर जो रहता है। और मूर्धा बोलते हैं जब जीभ आपकी मुड़ करके पीछे जाए। जब मैं आपको बता रहा हूं तो आपको ध्यान में आएगा, अगर आप ट बोलेंगे तो जैसे ट बोलेंगे तो आपकी जीभ पलट जाएगी, उलट जाएगी। तो बोल के देखिए, जब बोल के देखेंगे उसको बोलेंगे रिटुरस मूर्धा। री टाठा डाडा अड़ र और सा का उच्चारण मूर्धा से होता है। क्लियर बेटा? अगला है फार्मूला, लतुलस दंता, लतुलस, लतुलस दंता। लतुलस दंता बेटा बिल्कुल क्लियर है। लतुलस दंता का मतलब होता है ताथा दाधा न ला और सा, यानी ये लतु, ल और सा तो अलग निकाल दीजिए, और फिर पूरा ता का परिवार, ता थ द ध ना। क्लियर बेटा? लतुलस दंता। आपके बाद में होता है, अब आता है लाउन कौन सी, पावाली। इसको हम बोलेंगे उपूपद, उपू, बस इतना के याद करें, उपू, उपू माने दंता। लतुलस, देखिए, अको विसर्जनीय नाम कंठ, टीसा नाम तालु, रिटुषा नाम मूर्धा, लतुलसा नाम दंता, यानी इसका उच्चारण दांत से होता है। ल स त थ द ध न का, ल स और त थ द ध न, इनका उच्चारण दांत से होता है। उपू, उपू का मतलब समझ लीजिए, उपू माने ओष्ठ, इतना केवल याद कर लो, उपू माने ओष्ठ। तो उ और प फ ब भ मा, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। उ पाफा बाभा मा, इनका उच्चारण ओठ से होता है। कोई कंफ्यूजन बेटे? अब एक और है, दंतोष्ठ वकारस्य, व का उच्चारण दंतोष्ठ, दंतोष्ठ ऐसा याद कर लीजिए, इसका मतलब दांत और ओठ से। जो अकेला व है, अकेला व है, इसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है। फिर कहते हैं ए दय तो कंठ तालु, आपको कितना ए दय याद करना, ए दय। तो ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। ए और ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। बेटा क्लियर समझ में आ रहा होगा? ए दय तो कंठ तालु, और इसके बाद है ओ दो तो कंठोष्ठम। जहां पर ओ है, केवल ओ, इसका उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से, कंठ और ओष्ठ से। बेटा बिल्कुल क्लियर होगा। अब आखिरी वर्ण जो होता है, अंगा अड़ा ना मा इया, इमंगलना नाम नासिका, इनका उच्चारण
नासिका से भी होता है और प्रत्येक वर्ण से भी होता है। क्लियर? प्रत्येक वर्ग से और नासिका दोनों से। तो एक बार फिर सुन लीजिए। अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अकुह का मतलब अ क ख ग घ ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से। इचि तालु, इ च छ ज झ इय या और स का उच्चारण तालु से। रेटुरस मूर्धा, री ट ठ ड ढ अड़, र और स का उच्चारण मूर्धा से। लेतुलस दंत, ल और सा तथा ता का पूरा परिवार, ट ठ द ध न, इसका दांत से। उपु का ओष्ठ, उ उ पाफा बाभा मा, इसका ओष्ठ से। फिर ए दैतो, ए और ए का कंठ तालु से। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का कंठ और ओष्ठ से। इमंगलना नाम नासिका, अंगा अड़ा इया ना और मा, इसका उच्चारण नासिका से होता है। बेटे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये फार्मूले 2-3 बार सुनेंगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत होने का सवाल नहीं उठता है। अब बेटे हम आते हैं इन्हीं वर्ड में आगे बढ़ते, थोड़ा 2-3 वर्ड और आते हैं, उनको जरा ठीक से समझना है। ये फार्मूले अभी हम आपको लिख करके बताएंगे। बिल्कुल कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आप वीडियो शुरू से आखिरी तक देखें। कोई क्वेश्चन इसके बाद बनेगा ही नहीं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बेटा। आता है, अब हम पूछते हैं, कहीं जब आगे बढ़ते हैं तो ये जानते हैं कि इसमें कुछ वर्ड और हो जाते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण समझिए बेटा। स्वरों का वर्गीकरण बिल्कुल देख लेंगे तो बेटा बुक में जो कठिन लैंग्वेज लिखी रहती है उससे आपको छुटकारा मिलेगा और निश्चित रूप से आप समझने में सक्षम होंगे। स्वर 3 तरह के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, नेक्स्ट दीर्घ स्वर, आफ्टर दैट प्लुत। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। देखिए बेटे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। ह्रस्व स्वर बेटा क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ, ई, उ। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन? और जिनके उच्चारण में बहुत इससे दुगना समय लगे उसको बोलते हैं आ, ई, उ। खुद बोल के देख लीजिए। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे और दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं। और प्लुत क्या होता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे। कितना बेटा? 3 गुना समय लगे, उसको बोलते हैं प्लुत। जैसे हम बोलते हैं ओम, बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं? ओम। क्लियर हुआ ना? जैसे हमने बोला ओम तो इसके उच्चारण में बेटा समय लगा 3 गुना, इसीलिए हो गया प्लुत। ह्रस्व कम समय लगे, दीर्घ ह्रस्व से दुगना समय लगे और प्लुत, प्लुत का मतलब है कि जिसमें ह्रस्व से 3 गुना समय लगे। क्लियर हो गया होगा बेटे? आगे बढ़ें। अब बेटे हम आते हैं, कुछ वर्ड नए आते हैं, देखेंगे आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। कहीं कहीं दिया रहता है कि अघोष और सघोष, ये क्या है? अघोष वर्ण कौन है और सघोष वर्ण कौन है? अघोष और सघोष। देखिए बेटा पूरा ध्यान से सुनिए, अघोष वर्ण कौन है और सघोष वर्ण कौन है? अघोष वर्ण है जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रिका बिल्कुल भी कंपन ना करे। क्या बेटे? जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रिका कंपन न करे उसे हम कंपन न करे। समझे बेटे? जिन वर्णों के उच्चारण में तंत्रिका कंपन न करे उसे हम अघोष बोलते हैं। ये तो लैंग्वेज हो गई इसकी। बहुत सरल शब्दों में सुनिए,
अगर आपको समझ में नहीं आता कि तंत्रिका कंपन क्या होता है, तो प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो वर्ड क ख च छ ट ठ त थ प फ, यानी प्रत्येक वर्ग के शुरू के जो दो वर्ड होते हैं वह अघोष होते हैं। क्लियर बेटे? प्रत्येक वर्ग के क वर्ग के दो, च वर्ग के दो, ट वर्ग के दो, त वर्ग के दो, प वर्ग के दो वर्ड शुरुआत के क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये वर्ड जो होते हैं बेटे ये अघोष कहलाते हैं। क्लियर? अघोष, इनमें तंत्रिका बिल्कुल भी कंपन नहीं करते। आप बोलो क ख ग, और जब आप बोलेंगे आगे बोलेंगे गो घो घो गो घो अंग, तो इनमें तंत्रिका कंपन होती है। और जिनमें तंत्रिका का कंपन हो, जिनमें तंत्रिका का कंपन हो, बात समझ रहे बेटा? जिनमें तंत्रिका का कंपन हो उसे हम सघोष कहते हैं। और यह प्रत्येक वर्ग के आखिरी के तीन वर्ण होते हैं ग घ अंग, ग घ अंग। क्लियर बेटे? प्रत्येक के आखिरी के तीन वर्ण होते हैं ग घ अंग, ज झ इया ड ढ अड़ा। क्लियर? ये होते हैं प्रत्येक वर्ग। फिर एक बात सुन लीजिए, अघोष समझना तो प्रत्येक वर्ग के शुरू के दो वर्ण, और सघोष प्रत्येक वर्ग के शुरू के तीन वर्ण। समझ में आ गया होगा बेटा? कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन एट ऑल। अब बेटे एक लैंग्वेज पढ़ते होंगे, ये नोट कर लेना। मैं इतना धीरे बोल रहा हूं कि आपको समझ में आ भी रहा होगा। एक वर्ण होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। समझिए बेटे, अल्प प्राण, अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। आप समझिए बेटे, प्राण का मतलब होता है वायु, जिसमें कम वायु निकले, और महाप्राण जिसमें ज्यादा वायु निकले। अल्प प्राण, महाप्राण, तो बिल्कुल कुछ नहीं समझना। इसका अल्प प्राण का मतलब कम वायु, कम वायु, और महाप्राण का मतलब अधिक वायु, ज्यादा वायु। अगर ये लैंग्वेज भी न समझ में आती हो तो पूरी तरह से समझना कि पहला, तीसरा और पांचवा। क्या बोला बेटे? पहला, तीसरा और पांचवा, यानी क ग और अंगा। क्या बेटे? क ग और अंगा, च ज और इया, ट ड और अड़ा। इसी तरह से प्रत्येक वर्ग में ये 1 3 5 वाले जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण वाले होते हैं। क्या होते हैं बेटे? 1 3 5 वाले जो वर्ण होते हैं ये अल्प प्राण वाले होते हैं। और महाप्राण वाले वर्ण 2 4, 2 माने कौन? ख और घ, ख और घ। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा? ख और घ, दूसरे में छ और झ, छ और झ। क्लियर बेटे? दूसरे में छ और झ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तीसरे में बेटे थ और ध, चौथे में फ और भ। ये वर्ण होते हैं महाप्राण होते हैं, जिनमें अधिक वायु निकले। बेटे समझ में आ रहा होगा? बेटे इसके अतिरिक्त आप जब भी देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो इनसे हटकर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक चीज मुझे और बताना है कि ये जो संयुक्त व्यंजन हैं ये किनके किनके योग से मिलकर बनते हैं। जरा देखिए संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है। मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, सारा रब इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अगर आप न लिख पाए हो तो लिख लें। देखिए संयुक्त वर्ण चार होते हैं, क्षत्र ज्ञ और श्र। छ त्र ज्ञ और श्र। बेटा समझ रहे हैं? क्षत्र ज्ञ और श्र, इसमें जो पहला है छ, इसका मतलब होता है क प्लस स। त्र का मतलब होता है त प्लस र। समझ आ रहा बेटा?
और ज्ञ का मतलब ज प्लस इया। मुझे लगता आ रहा होगा बिल्कुल समझ बेटे, ज प्लस इया। और स्र का मतलब होता है श प्लस र। क्लियर बेटा? ये इनका संयुक्त व्यंजन की व्याख्या हुई। क श छ त र त्र ज य ज्ञ और स र श्र। बेटा फिर मैं बोल रहा हूं, अगर आप वीडियो ठीक से देखते हैं तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं होगा। ये पूछा जाएगा ग का उच्चारण कहां से होता है, तो आप बोलेंगे ग का उच्चारण अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अकुह भी माने कंठ से। अगर अचानक पूछा जाए था का उच्चारण कहां होता है, तो आप फार्मूला पे जाइए, ताथा वाली लाइन लतुलस दंत, तो ता वाली लाइन है लतुलस दंत, तो उसका उच्चारण दांत से होता है। अगर आपसे पूछा जाए अचानक कि डा का उच्चारण कहां होता है, तो आपको तुरंत ध्यान जाए ऋतुरस मूर्धा री और टाठा डाढ़ा अड़ा, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। बेटे आप वीडियो देखें, मुझे लगता है कोई क्वेश्चन आपका इसके बाद क्रिएट नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी कराएं, जिससे कि मुझे कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और मैं अन्य वीडियो भी बहुत अच्छे से बना सकूंगा। धन्यवाद।